हाय एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। लेक्चर सेकंड है ये सॉलिड स्टेट का। देखो सबसे फर्स्ट टॉपिक क्या है इसमें, तो लेटिस पॉइंट। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। कभी कभी आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। व्हाट इज लेटिस पॉइंट। अब देखो लेटिस पॉइंट क्या होता है, तो एटम आर रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट इन स्पेस इज कॉल्ड एज लेटिस पॉइंट। मीन्स क्या है, मीन्स जितने भी तुम्हारे एटम्स थे, एटम्स, आयन, मॉलिक्यूल्स, अगर इन सबको मैं पॉइंट की तरह रिप्रेजेंट करूँ, पॉइंट जिसमें मान लो Na+ है, इसको पॉइंट की तरह रिप्रेजेंट कर दिया, Na+, इन सबको मैंने पॉइंट की तरह रिप्रेजेंट किया, इसलिए इस रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलेंगे, लेटिस पॉइंट। मीन्स एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इन सबको पॉइंट की तरह रिप्रेजेंट करना, ये कहलाता है लेटिस पॉइंट। इट इज़ वेरी सिंपल, समझ गए हो, ठीक। जितने भी एटम्स हैं, आयंस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उसको पॉइंट की तरह रिप्रेजेंट कर देना, लेटिस पॉइंट। ओके, नेक्स्ट क्या है, स्पेस लेटिस। अब स्पेस लेटिस क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ लेटिस पॉइंट इन स्पेस। मीन्स जो आपका लेटिस पॉइंट है, इसको एक 3D स्ट्रक्चर में अरेंज करके लिख देना, दिखा देना, जैसे मान लो यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम क्या बोल देते हैं, स्पेस लेटिस। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे देखते हैं। नाउ अब बात करते हैं 3D यूनिट सेल। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, 3D यूनिट सेल। अब यूनिट सेल क्या होता है, तो द स्मॉलेस्ट यूनिट विच कैन, मतलब ये स्मॉलेस्ट यूनिट है विच कैन रिपीट इटसेल्फ ओवर अगेन एंड अगेन टू फॉर्म लेटिस। मीन्स 3D यूनिट सेल, मतलब यूनिट सेल क्या होता है, ठीक। तो यह यूनिट सेल एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जिसके रिपीट होने से बार बार, इसके बार बार रिपीट होने से एक क्रिस्टल बनता है, और इसके रिपीटेशन से क्रिस्टल बनता है। तो जिसके रिपीटेशन से क्रिस्टल बनता है उसको बोलते हैं यूनिट सेल। अब ये देखो दिखाई दे रहा होगा, ये फिगर देख रहा हो ना, इस पूरे को हम बोलते हैं क्रिस्टल। ये पूरा का पूरा क्रिस्टल है। अब ये जो क्रिस्टल बना है, देखो इसमें ये जो छोटा वाला दिखाई दे रहा है, ये पार्ट, ये आपका यूनिट सेल है। अब ये एक यूनिट सेल, एक यहाँ बन जाएगा 2, एक उधर बनेगा, एक उधर, ठीक। 1 2 3 4 ऊपर 8, इसमें 8 यूनिट सेल है। मैं एक ही दिखाया हूँ बताने के लिए कि इसमें एक यूनिट सेल ऐसे होगा, ठीक है। इसको हम यूनिट सेल बोलेंगे। अगर मैं इसको बाहर निकालूँ तो एक क्यूब स्ट्रक्चर मिलेगा। जो क्यूब स्ट्रक्चर ये मिल रहा है, इसी को हम बोलते हैं यूनिट सेल। और इसके बार बार रिपीट होने से आपका बनता है क्रिस्टल लेटिस, ठीक है। इसके बार बार रिपीट होने से क्रिस्टल लेटिस बनता है। ये पूरा का पूरा क्रिस्टल लेटिस है, ठीक। इसी को बोलते हैं यूनिट सेल। ये छोटा जो पार्ट है इसको यूनिट सेल बोलते हैं, और ये पूरा एक क्रिस्टल है। आप समझ चुके होंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं, स्क्रीनशॉट लो। नाउ नेक्स्ट क्या है, तो अरेंजमेंट ऑफ 3D यूनिट सेल। अब ये जो 3D यूनिट सेल है, इसका अरेंजमेंट कितने तरह से होगा, 7 तरह से होता है। 7 टाइप अरेंजमेंट, इसके 7 अरेंजमेंट होते हैं, 7 तरीके से। कैसे, एक होता है जिसको बोलते हैं क्यूबिक यूनिट सेल। अब क्यूबिक यूनिट सेल में अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90 डिग्री। अब आप सोच रहे होंगे ये अल्फा बीटा गामा क्या होता है। तो देखो जो अल्फा बीटा गामा है, ये देखो ये क्यूब है आपका, ये क्यूब है, ठीक है। अगर ये आपका क्यूब है तो मैं ऊपर y एक्सिस ले लूँ, और इधर आपका x एक्सिस ले लूँ, और ये आपका z एक्सिस है। तो x y के बीच में जो एंगल बना अल्फा, x z के बीच में जो बना बीटा, z y के बीच में बना वो क्या है, गामा। अब इस जो ये एंगल बन रहा है अल्फा बीटा गामा, इस अल्फा बीटा गामा को हम बोलते हैं एक्सियल एंगल। क्या बोलते हैं, एक्सियल एंगल। अब ये सब के सब अल्फा बीटा गामा एक्सियल एंगल है। और ये जो साइड आप देख रहे हो, ए मान लो ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया। ये जो साइड है, एक्स पे सी लिया हूँ, बी ए डिपेंड ऑन यू, एक्स पे ए ले लो, वाई पे बी ले लो, जेड पे सी ले लो। ये जो ए बी सी है, ये आपका क्या है, तो इसको बोलते हैं हम लोग एज लेंथ। अब ये एज लेंथ कितने होंगे, एक क्यूब के अंदर अगर मैं बात करूँ एक पॉइंट लेकर के, ओरिजिन पॉइंट, कि इसमें कितने एज होंगे, तो एक ए, एक बी और एक सी। ए बी सी 3 एज हैं, 3 ले रहा हूँ क्योंकि तीनों से एंगल जो बन रहा है उसी को हम ले रहा हूँ, ठीक, ले रहे हैं। तो अल्फा बीटा गामा इसको बोलते हैं एक्सियल एंगल। आप समझ चुके होंगे। किसी भी क्यूब में 3 एंगल बनेंगे एक पॉइंट पे। अब तीनों बनेंगे तो अल्फा बीटा गामा को एक्सियल एंगल बोलेंगे, और ए बी सी जो है इसको एज लेंथ बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए क्यूबिक यूनिट सेल अगर है तो उस केस में अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री होगा। सिंपल फंडा, ये सब 90 डिग्री है, ठीक। और जो ए बी सी होगा ये सब के सब इक्वल होगा। सब जानते हो क्यूब जो होता है उसका साइड क्या होता है, इक्वल होता है, इसीलिए A इक्वल टू बी इक्वल टू सी। और एग्जाम्पल NaCl KCl। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब मैं बात करता हूँ टेट्रागोनल यूनिट सेल। टेट्रागोनल यूनिट सेल में क्या होगा, तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90,
इसमें भी एक्सियल एंगल अल्फा बीटा गामा 90 होगा, बट ए बी की इक्वल होगा लेकिन सी इन दोनों के इक्वल नहीं होगा, सी अलग होगा। हेक्सागोनल यूनिट सेल में क्या है, ए इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी एंड अल्फा बीटा 90 बट गामा इक्वल टू 120 डिग्री, ये आपको याद करना होगा। एग्जाम्पल इसमें CuSO4 MgZn CDS। नेक्स्ट आर्थोगोनल यूनिट सेल, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। इस बार यूपी बोर्ड में ये आ गया था कि आर्थोगोनल यूनिट सेल इज, अब आर्थोगोनल यूनिट सेल, अब उसमें 4 विकल्प दे दिया था, ये दे दिया था, ये दिया था, ये दिया था, ये। अब बताओ कौन सही है, ये आपको पता है, अगर आप सही से स्टडी करे हो तो आप बता सकते हो, नहीं करे हो नो प्रॉब्लम, नहीं बता पाओगे, सिंपल बनता प्रॉब्लम क्यों नहीं है। अब देखो इसमें क्या आर्थोगोनल यूनिट सेल में क्या है, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90। वाओ। एग्जांपल KNO3 BSO4 PbCO3। ठीक है, अब देखो रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल, इसमें ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी एंड अल्फा इक्वल टू बीटा गामा इक्वल है तीनों, लेकिन 90 के इक्वल नहीं है। यहाँ देखो मोनोक्लिनिक में क्या है, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 बट गामा नॉट इक्वल टू 90। ट्राइक्लिनिक में ए इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90। ठीक है, ये सब इसके इक्वल हो गए। अब देखो ये इनके एग्जाम्पल्स हैं, इसके N2SO4 10H2O PbCrO4 CuSO4 5H2O K2Cr2O7। अब देखो अपन इतना पढ़ाया आप सबको, ठीक, अब इतना आप प्रैक्टिस कर लेना। और सुनो MCQs में ये क्वेश्चन आते हैं, कहेगा ट्राई क्लिनिकिस, उसमें ये आपको अगर पता है तो आप बता सकते हैं, अगर नहीं पता है तो छोड़ना पड़ेगा, ठीक, और कोई आइडिया भी नहीं है। प्लीज़ रिमेंबर इट, इसे आप याद कर लें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कुछ समझे होंगे, या जितना भी समझे होंगे अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो प्रैक्टिस करना है और क्या। और सेकंड नंबर ये कि जितना आप प्रैक्टिस करते हो उतना ही आप स्ट्रॉन्ग होते जाते हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो। ठीक है, प्लीज़ राइट इट। नेक्स्ट आगे बताते हैं। नाउ अब बात करते हैं हम लोग टाइप ऑफ यूनिट सेल। अब देखो यूनिट सेल के टाइप क्या होते हैं। अभी मैंने बताया यूनिट सेल क्या होता है कि उसके रिपीट होने से, बार बार रिपीट होने से क्रिस्टल बनता है, और क्रिस्टल से एक पार्ट निकालो तो यूनिट सेल होता है वो। ठीक, अब सुनो टाइप ऑफ यूनिट सेल में क्या होता है, ये 2 टाइप का होता है, एक होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल और एक होता है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब बात करते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल, इसके अंदर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है, सिंपल यूनिट सेल बोलो या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ओके। और अब ये जो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है ये 2 टाइप का होता है, एक होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और एक होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। मैंने कहा नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल 2 होता है, एक होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और एक होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब सुनो, ये जितना देख रहे हो ना 1 2 3, इन तीनों के बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट लो, इसके बारे में स्टडी करते हैं नेक्स्ट। तो हम लोग पहले स्टडी करने वाले हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में। सबसे पहले सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में स्टडी करने वाले हैं। अब देखो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता क्या है। फर्स्ट अगर ये हम जान गए कि क्या होता है, उसके बाद सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर रेडियस और उसमें जो साइड है उसके बीच का रिलेशन क्या होता है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम जब टच करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, इसकी पैकिंग फ्रैक्शन क्या होती है, ठीक है। इन सब के बारे में स्टडी करेंगे अभी केवल सिंपल में। जब सिंपल की पूरी स्टडी कर लेंगे फिर पढ़ेंगे बॉडी सेंटर्ड, फिर उसकी पूरी स्टडी करेंगे, फिर पढ़ेंगे फेस सेंटर्ड। तो सबसे पहले हम सिंपल पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक, ध्यान से देखना। देख सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या है, तो इसमें हम बोलते हैं एटम आर ओनली एट कार्नर, मतलब एटम मॉलिक्यूल्स आयंस ये जितने होंगे सब केवल कार्नर पे होंगे, इसमें होंगे कार्नर पे। अगर किसी क्यूब के कार्नर पे केवल एटम मॉलिक्यूल आयन प्रेजेंट है तो उसे हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोलेंगे। इतना समझ गए होंगे। अब ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये इसको हम बोलते हैं एटम आयन, इसी को बोलते हैं एटम आयन या मॉलिक्यूल्स। अब सुनो, ये तो पहला था डेफिनेशन। सेकंड क्या है, अगर मैं आपसे कहूँ कि बताओ इस पूरे क्यूब में कितने एटम्स हैं, तो आप अगर नहीं जानते तो बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें 8 एटम नहीं है, 8 एटम नहीं है, तो इसमें एटम है कितना, तो इसमें एटम 1 है। अब तुम सोच रहे होगे एक कैसे यार दिखाई तो 8 दे रहे हैं, नहीं। देखो ये जो कार्नर वाला है ना, ये इसका कुछ भाग देखो बाहर निकला हुआ है, कुछ इधर बाहर, कुछ ही भाग इसके अंदर गया है। मतलब ये जो एटम है 1/8 पार्ट डिसिपेट करता है, 1/8 पार्ट इस यूनिट सेल को देता है, ठीक है। ये एटम अपना
भाग अपने भाग का 1/8 भाग इसमें पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है, इसमें देता है, ठीक है। और उसके कुछ भाग इधर साइड में जो एटम होगा क्यूब, उस क्यूब में टच कर रहा होगा, इधर जो क्यूब होगा उसमें टच कर रहा होगा, इसके ऊपर जो क्यूब होगा उसमें भी टच कर रहा होगा। यानी सीधा ये समझना कि कार्बन के प्रोड्यूस जो एटम है ये एक यूनिट सेल को 1/8 भाग ही डोनेट करता है या देता है, यानी 1/8 भाग ही इसका इसमें शामिल रहेगा, और भाग दूसरे वाले इसके साइड वाले में जो होगा, इसके साइड में जो क्यूब होगा उसमें होगा, इधर जो क्यूब होगा उसमें होगा, इसके ऊपर जो यूनिट सेल होगा उसके साथ होगा इसका कुछ भाग, ठीक है। इतना कंसिडर करना पड़ेगा, तुम्हें एज्यूम करना होगा। अब देखो, इसलिए अगर ये एक एटम 1/8 पार्ट भाग ले रहा है इसमें, तो इसका मतलब टोटल इसमें एटम कितने हैं, 8, तो 8 × 1/8 यानी टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 1। ये जो आप जेड इफेक्टिव देख रहे हो या रैंक देख रहे हो, ये बताता है कि किसी भी यूनिट सेल के अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ एटम हैं। अब इसके अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ एटम हैं वो कौन बता रहा है, जेड बता रहा है, यानी इस पूरे के अंदर एक ही है। अब मुझे कैसे मालूम चला कि, क्योंकि जो कार्बन पे एटम होता है 1/8 पार्टिसिपेट करता है एक यूनिट सेल के अंदर, इसीलिए 1/8 इंटू टोटल कितने हैं 8, तो ये कैंसिल आउट 1, यानी टोटल एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल कितने हैं 1। इतना समझ चुके होंगे, इसका स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट। मैंने क्या समझा, मैंने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल समझ गया, केवल कार्बन पे एटम होगा, फिर उसमें टोटल एटम कितने हैं 1, ये भी समझ गए, जेड इफेक्टिव जिसको बोलते थे। अब समझेंगे रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। अब हम बात करते हैं ये आर है क्या। तो आप जानते हो कि अभी मैंने कहा था ये एटम है, अगर एटम है तो एटम स्फीयर के साइज़ का होता है, सॉरी स्फीयर की तरह होता है, ठीक। अगर स्फीयर की तरह बिहेव करता है एटम तो उसका रेडियस कुछ होता होगा, तो एटम का ये रेडियस है, ओके। अब मैं कहूँ ये ए क्या है, तो अभी मैंने कहा यूनिट सेल क्यूबिकल होता है, क्यूब की तरह होता है, तो क्यूब के पास साइड होता है, इसका मतलब ये आपका साइड है, यानी ये इसका साइड है और ये इसका रेडियस है। अब इसी में रिलेशन चाहिए इसके साइड और रेडियस में। अब कैसे फाइंड करेंगे, तो एक्चुअली जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये ऐसा है नहीं, जैसे दिखता है वैसे होता नहीं है, ठीक है, एकदम डिफर होता है। देख इसमें जो दिखाई दे रहा है ऐसा नहीं है, ये सब एक दूसरे को टच किए हुए हैं, इस तरह का, देखो इस तरह टच किए हैं, ये इस तरह नहीं है, देखो इसमें लग रहा है कि टच नहीं किया है, बट ये इस तरह टच किया है, ठीक है। अब सुनो, अगर साइड ए है, रेडियस आर है और टच किया है, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना होगा 2r, यानी ए का किसके इक्वल होगा 2r के, यानी ए इक्वल टू 2r। अब रेडियस इक्वल टू a/2, ओके। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इट इज़। अब सुनो ध्यान से, अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट, ये आप समझ चुके होंगे, ठीक ना, रेडियस इन रिलेशन ए इक्वल टू 2r, किसके लिए, तो सिंपल के लिए। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, ये क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, तो सीधा फंडा याद रखना, जब कभी ज़िंदगी में कोऑर्डिनेशन नंबर CN, इसको हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं C.N, जब कभी कोऑर्डिनेशन नंबर की बात की जाए, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो याद रखना कि अगर ये कोई भी 3 या 4 ऐसे कुछ है और एक चीज़ को टच किया हुआ है, यानी एक कोई भी चीज़ है, ऑब्जेक्ट है, उसको जितने ऑब्जेक्ट टच किए हैं उन सभी ऑब्जेक्ट को देख लो, कितने ऑब्जेक्ट टच कर रहे हैं उतना उसको कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। मतलब समझो, ये छोटा वाला देख रहा हो ना एटम, स्मॉल एटम, इसको कितने एटम टच किए हैं 1 2 3, अब ये 3 एटम इसको टच किए हैं। अब मैं आपसे कहूँ बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो आप बोलेंगे 3, क्यों, क्योंकि इसको टच करने वाले एटम की संख्या 3 है, यानी जितने एटम एक एटम को टच करेंगे वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। अगर इसको 2 एटम टच करते कोऑर्डिनेशन नंबर 2, अगर 10 करते तो कोऑर्डिनेशन नंबर 10, यानी जितने एटम इसको टच करेंगे वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो लिखा हूँ, इट मीन्स नंबर ऑफ एटम टचिंग नियरेस्ट टू अ पार्टिकुलर नंबर, टचिंग नियरेस्ट टू अ पार्टिकुलर नंबर, ठीक है, इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, अगर मैं इस छोटे वाले एटम की साइज बढ़ाने लगूँ, अगर मैं इसकी साइज बढ़ाऊँगा तो ये एटम दूर होने लगेंगे, और जब ये एटम दूर होंगे तो कुछ इस तरह का माहौल यहाँ दिखाई देगा। देखो मैं दिखा रहा हूँ, अब कुछ इस तरह, अगर मान लीजिए मैं ऐसा करूँ, बीच वाले का साइज बढ़ा दिया, अब ये इस तरह दिखाई देने लगेंगे। देखो अब इस तरह जब दिखाई देंगे, इसका मतलब यहाँ भी कोई एटम आ सकता है, यहाँ भी एटम आ सकता है, यहाँ भी एटम टच कर सकता है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ गया। देखो 1 2 3 4 5 6, यानी अगर मैं इसका साइज बढ़ाऊँ, एटम की साइज़, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, बढ़ जाएगा।
इसलिए आप लिखेंगे कि अगर साइज इंक्रीज करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू, ठीक है। स्क्रीनशॉट तो ले चुके, नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, मीन्स अभी मैंने कहा कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, समझा दिया था, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हम लोग ये देखने वाले हैं कि जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो पहले ये बताओ कि इसमें कहाँ पे एटम होते हैं, कार्नर पे। अब मैं एक कार्नर की बात करूँ, इस कार्नर को ये एटम टच कर रहा होगा, अभी मैंने बताया ऐसा नहीं होता है, टच करा होता है, ये भी टच किया होगा, ये भी टच किया होगा, इसके उधर जो होगा वो भी एक एटम टच किया होगा, इसके ऊपर वाला भी टच किया होगा, इसके इस साइड वाला भी टच किया होगा। यानी इस एटम को कितने टच कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। अब देखो नेक्स्ट पैकिंग फ्रैक्शन की बात करते हैं। अब पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, तो कभी भी याद रखना, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है कि एटम कितना वॉल्यूम कवर कर रहा है एक यूनिट सेल में, समझ। इट रिप्रेजेंट इफेक्टिवनेस ऑफ पैकिंग, मतलब ये पैकिंग को इफेक्ट करता है कि हम कितने अच्छे से अच्छे पैकिंग कर सकें किस चीज़ में, और किस तरीके से करेंगे तो अच्छा पैकिंग होगा। मतलब अगर मान लो एक डब्बा है उसमें लड्डू पैक करना है, ठीक, पैक करना है तो कितने तरीके से पैक कर सकते हैं, पहला और सेकेंड। अगर तरीका अगर हम चेंज करें तो मैक्सिमम लड्डू कब आएगा, मिनिमम लड्डू कब आएगा, कि कब पैक करेंगे तो मिनिमम लड्डू में ही फुल हो जाएगा डब्बा, कब ऐसे तरीक़े से पैक करें कि बहुत ज़्यादा लड्डू आए तब फुल हो, ऐसे भी तो हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है ना। तो उसी को हम बोलते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ पैकिंग। अब इफेक्टिवनेस ऑफ पैकिंग ही पैकिंग फ्रैक्शन कहलाता है। मीन्स सीधा फंडा समझो, किसी चीज़ को पैक करने के लिए अधिक से अधिक पैकिंग करने के लिए कम जगह बचे, उस जगह के अंदर भी पैक हो जाए, एकदम अच्छे से पैक हो जाए, उसी को बोलते हैं हम पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। अगर ज़्यादा अच्छे से पैक हुआ है तो पैकिंग फ्रैक्शन बढ़िया है, इफ़िशिएंसी बेटर है उसका, पैकिंग इफ़िशिएंसी जिसको बोलते हैं। अगर मान ले बहुत कम सामान उसमें पैक हुआ है और बहुत ज़्यादा जगह लिया है, प्लेस लिया है, इसका मतलब उसमें खाली जगह बहुत ज़्यादा बचा है, यानी उसकी पैकिंग फ्रैक्शन सही नहीं है, यानी उसकी इफ़िशिएंसी बहुत कम है। यानी जिसकी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी, यानी ज़्यादा सामान को पैक कर पाएगा, ज़्यादा लड्डू, ज़्यादा कोई भी चीज़ पैक हो जा रहा है किसी में, ठीक है, तो उसकी पैकिंग फ्रैक्शन ज़्यादा, एफिशिएंसी अच्छी होगी, ठीक। अब देखिए पैकिंग फ्रैक्शन इट रिप्रेजेंट इफेक्टिवनेस ऑफ पैकिंग। इसमें देखो पैकिंग फ्रैक्शन का फार्मूला होता है, पैकिंग फ्रैक्शन वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल एटम इन वन यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कोई भी एटम कितना पैक हो सकता है, कितनी उसकी वॉल्यूम पैक हो सकती है, कितना अमाउंट में पैक हो सकता है, बाय वॉल्यूम ऑफ एक यूनिट सेल। एक यूनिट सेल का वॉल्यूम मीन्स पैकिंग फ्रैक्शन का फार्मूला आपको याद करना होगा, पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू जेड इंटू 4/3 पाई वी। वी को बोलेंगे यूनिट सेल का वॉल्यूम। अब यहाँ पे क्या होगा, जेड 4/3 पाई क्यू, अब आई इसको हम ए क्यू बोलेंगे। अब सुनो ध्यान से बता रहा हूँ, जेड क्या है, इफेक्टिव, मतलब कितने एटम उसमें आ रहे हैं, ये आपका जेड है। एक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम जेड कहलाता है। अब 4/3 पाई क्यू क्या है, तो आप जानते हो कि एटम स्फीयर क्या होता है, स्फीयर की तरह। अब स्फीयर है तो उसकी वॉल्यूम तो पता होनी चाहिए भाई, एटम की वॉल्यूम क्या होगी, 4/3 पाई क्यू, और ये क्या है आपका, तो ये पूरा यूनिट सेल की वॉल्यूम है, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करते हैं, निकालते हैं कैसे निकलता है। नाउ अब बात करते हैं हम पैकिंग फ्रैक्शन की, ठीक है। अब देखो पैकिंग फ्रैक्शन आप सिंपल क्यूबिक का कैसे निकलता है, अब कैसे इसको फाइंड करेंगे, तो पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू जेड 4/3 पाई क्यू बाई ए क्यू। ओके, अब इसमें देखो सिंपल के लिए भी मैंने बताया था जेड का मान कितना होता है 1 और ए का मान कितना होता है 2 बार, इन दोनों में रिलेशन अभी बताया था मैंने, ठीक है। अब देखो जेड यहाँ पुट कर दो, ठीक है, और ए का मान जो 2 बार है यहाँ पुट करो। जब पुट करोगे और सॉल्व करोगे तो सिंपल फंडा 1 मीन्स कुछ नहीं, ये पूरा वही रहेगा, 2 to 4 to 8 आर क्यूब, कैंसिल आउट, 4 पाई/3 8, 4/3 8, 4 to 8, 2 3 6, पाई/6, इसको सॉल्व करोगे पाई का मान 3.141 होता है, ठीक, तो 0.523 आएगा, ठीक, सॉल्व करने के बाद। अब देखो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगा, तो 0.523 इंटू 100, एफिशिएंसी के लिए 100 से मल्टीपल करते हैं, करोगे तो 52.3%, ये आपका पैकिंग एफिशिएंसी आ गया। अगर पैकिंग एफिशिएंसी इतना परसेंट है तो उसके अंदर खाली जगह कितना होगा, तो 100 - 52 माइनस कर दो, ये जो आया है 48% खाली जगह होगा। यानी इसमें अगर इस तरह का अगर सिंपल क्यूबिक की तरह अगर पैकिंग देखा जाए फ्रैक्शन कितना होगा, तो उसमें तुम्हारा खाली जगह केवल 48% हो रहा है, यानी ये उतना बेटर नहीं है,
क्योंकि आधा तो खाली जगह है ना पूरा का पूरा। ठीक, सोचो यू थिंक। आप सुनो, ये इसका पैकिंग वाइड है, पैकिंग फ्लेक्स एफिशिएंसी है। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय।